गुड आफ्टरनून। ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चल रहा है। आप लोगों को कल की क्लास में हाँ ध्यान से सुनना। आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हो थोड़ा घर पे जाके भी पढ़ लिया करा करो, या फिर यहाँ पे पहले आ जाते हो तो 10 मिनट 15 मिनट जो कल पढ़ाया है ना वो रिवाइज भी कर लिया करा करो, ठीक है? नहीं तो फिर वो कोई काम का नहीं है, भूलते जाओगे वो सब चीजें। जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाओगे समझ में तो आ रहा है, लेकिन पीछे का फिर सब भूलते जाओगे। आ रही बात समझ में? तो बोर्ड के लिए कैसे तैयारी करें, देखो मार्च तक आप लोगों का सिलेबस मैं ट्राई करूंगी कि मार्च में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप लोग अगर जैसे कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर तैयारी करता रह रहा है, मतलब जिसने फरवरी से, मेरी 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, फरवरी से और मार्च ये 2 मंथ्स में जैसा मैंने पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग और घर पे जाके भी पढ़ाई की है, वो अगर प्रॉपर किया है तो उसके बाद में आप लोगों को अप्रैल जो रहेगा आपके पास उसमें सिर्फ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर सॉल्व करो जितना आप प्रीवियस में जा सकते हो, मतलब मिनिमम 15 ईयर्स के तो पेपर सॉल्व करना ही है क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है? उसके अलावा कि यार एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न कैसा आता है, देखो आंसर तो सबको ही पता होंगे हैं, आंसर तो ठीक है हल्का फुल्का आइडिया रहता है, ये भी पढ़ा हुआ है ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि हमें लिखना कैसे है, हमें हमारा आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो नहीं समझ में आता है और उसी के कारण हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो खूब लिखने की प्रैक्टिस करना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो अब साल भर तो कुछ लिखा नहीं है, पेन चलाया नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेके काम हो गए थे कि यार चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया काम, उसी को देख लिया ठीक है। अब अगर ऐसा होगा कि आपको 3 आर ही तो मिलेंगे पेपर करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना के कारण यहाँ पे भी गवर्नमेंट किया चलो 4 आर दे देते हैं, हाँ आराम से करना पेपर। तो आपको कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी रहेगी वो आपको तो मतलब यही मेरी तो यही एडवाइस रहेगी आप लोगों को, अप्रैल में जितने हो उतने सैंपल पेपर लगाओ, जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो उतने सैंपल, सारे सब्जेक्ट्स के लिए यही एडवाइस है। ये केमिस्ट्री में तो आप मान लो 80 to 90% प्रीवियस ईयर वाले ही उठ उठ के आ जाएंगे, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन उठ उठ के आ जाते हैं, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया जो एनसीईआरटी में से दे रखा है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 3 चीजें तो करके चले ही जाना है, एक तो एक्सरसाइज कर ली, एग्जाम्पल कर ली और इंटेक्स कर लिए। जनरली यही क्वेश्चन का होता है, बाई चांस कोई जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में कोई रिएक्शन बीच में से पूछ ली है ना, तो वो इस टाइप का हो जाता है। बाकी आपको इनऑर्गेनिक में तो सारा यही होता है, और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है। कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है आपसे प्रीवियस ईयर का तो ऐसा नहीं हो रहा डिप्रेशन में आ गए हम तो अब तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, अरे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक बार आप खुद से उसको गो थ्रू कर लो। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी लगाने लग गए हो, हाँ एक्सरसाइज कर रहे हो आप कोई चैप्टर की, सपोज सेकंड चैप्टर की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप, आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कोई। आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा बच्चे कितने हैं? 35 है, ठीक है। एनसीईआरटी कोई जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ना, सिर्फ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का तो मैं यही एडवाइस करूंगी, ऑर्गेनिक तो लाइन बाय लाइन पढ़ के चले जाना, फर्स्ट वाला चैप्टर लाइन बाय लाइन मत पढ़ना, उसके बाद जो आपके एल्डिहाइड कीटोन आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, वो लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना, ऑर्गेनिक तो लाइन बाय लाइन पढ़ के चले जाना। इनऑर्गेनिक में कोई जरूरत नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ने की, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ के जा रहे हैं पूरा पेपर, या फिर रिवाइज भी कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ के कर रहे हैं, नहीं। आपको पता हो तो मैं जब भी कुछ भी आपको, अगर पी और डी और एफ मैंने बुक से इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको सारा कुछ कवर हो जाए एक ही बार में सारा हम गो थ्रू कर ले। उसके बाद जब नेक्स्ट जब भी आप पढ़ो ना, तो जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा रखा है, जो भी लाइंस आपको स्टार करवा रखी है, सिर्फ वो लाइंस आपको देखनी है उस केस में, ठीक है? इतना टाइम नहीं देना है कि हम बुक लेके बैठ गए और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दे, एक एक लाइन पढ़ रहे, नहीं आपको अब टाइम नहीं है इतना, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, अब हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि हमें किस तरह से बोर्ड में ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, किस तरह से ज्यादा परसेंटेज करनी है, ठीक है?
अब या तो देखो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर इस तरह से अपनी थोड़ी स्पीड जो है ना उसको भी थोड़ा फास्ट ही रखना, क्योंकि चलो मार्च तक तो आपका सबका सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल फिर प्रैक्टिकल में थोड़े बहुत दिन चले गए, उसके बाद फिर कोई इंग्लिश में भी टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश छोड़ के जा रहे हो या इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते बोर्ड की परसेंटेज में। परसेंटेज बना रहे हो तो कोई ऐसा इंडिविजुअली नहीं पूछता आपसे कि भाई केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, फिजिक्स में कितने नंबर आए। आप किसी को ऐसे नहीं बोलते कि पीसीएम में तो मेरी 90% है। हाँ, और फिर कोई किसी को ये भी पूछता है तो ऐसे पूछता है ना भाई कितनी परसेंटेज है आपकी बोर्ड में, ऐसे थोड़ी पूछता है। मतलब फिजिक्स में कितने नंबर आए थे, केमिस्ट्री फिजिक्स में कितने भी आ गए हो, 95 आ गए हो, बाकी में अगर कम है तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो एक पूरा अपना पूरा एक कवर करके जाना। और मैंने आपको सबसे बेस्ट तो बता ही दिया है, 70% तक स्कोर करना है सभी में, प्रीवियस ईयर वाले तो करके ही चले ही जाना। उसके बाद आते हैं अब हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची हुई है। मैं ट्राई करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्च मार्च में आप लोगों के कंप्लीट हो जाए, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। सॉलिड स्टेट में चाहती हूँ कि या तो आपको प्रेजेंटेशन से या फिर किसी तरह से पावर पॉइंट किसी अलग तरह से मैं बताऊं, क्योंकि उसमें पूरा इमेजिन करना पड़ता है कि एफसीसी में एटम्स कहाँ होते हैं, है ना। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट थोड़ा सा आप अभी थोड़ा साइड में रख देना, उसके पहले हम अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और ये केमिस्ट्री की एक बहुत खास बात होती है कि आप आगे का पढ़ते जाते हो, पीछे का सब भूलते जाते हो। समझ रहे हो, ये तो बात तो फिक्स होती है कि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगी ना, अगर ऑर्गेनिक में भी मैं पढ़ाऊंगी सब समझ में आ रहा है। ओजोनोलिसिस बताया सब समझ में आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन बताया सब समझ में आ गया, क्रॉस एल्डोल आ रही वो भी समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन दे दूंगी, चारों 2 मिनट में बना लोगे। लेकिन जब 5 दिन बाद आपको वापस से क्रॉस एल्डोल की मैकेनिज्म बोल दूंगी ना कि लिख के बताओ, तो नहीं पता हुआ हमें, भूल गए हम। ऐसे ही होता है केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम याद रख रहे हो कि एक याद रखना होता है आपको सब चीजें। समझ रहे हो, वो कैसे करोगे, रेगुलर रिवीजन से याद रहेंगी चीजें। तब अपना एक टाइम बना लो, एक शेड्यूल बना लो, हमें सारे सब्जेक्ट्स को इतना इतना टाइम देना है। एक ही सब्जेक्ट पे फोकस होके मत लेना कि मेरे को तो फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, मेरे को तो केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो वही पढ़े जा रहे हो। हाँ, बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ने के हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नॉमेनक्लेचर का। मैंने आपको बताया कि नॉमेनक्लेचर से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। उससे पहले कल कुछ लीगेंस हमने डिस्कस तो किए थे, 2-4 और मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा, ताकि उसके कंपाउंड्स में आपको दिक्कत नहीं आए। जो हम लोगों ने कल लीगेंस लिखे थे उसमें 1-2 लिख लो, अगर ये रह गए हो तो लिख लो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज मत लिखना। NO2+ को लिखो नाइट्रोनियम, NO2+ को लिख लो, सॉरी नाइट्रो, NO2+ को लिखो नाइट्रोनियम, NO+ को लिखो नाइट्रोसोनियम। उसके बाद में NH-2। ये चार्जेस आपको याद में रखने हैं। NO आ गया तो NO के ऊपर कौन सा चार्ज था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में लिगेंड्स के चार्जेस का बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रोल होता है। ठीक है, जैसे NH-2 आ गया, इसको लिखेंगे हम इमिडो। उसके बाद में अगर आपका NO3- आ गया, इसको लिखेंगे हम नाइट्रेटो। उसके बाद में अगर सपोज NH2- आ गया, इसको लिखेंगे हम एमाइडो। उसके बाद में नेक्स्ट आपको, हाँ ये सारे बाकी तो डिस्कस कर ही लिए थे हमने। ठीक है, बाकी O-2 को ऑक्सो, O2- लिखे हम ऑक्सो। ठीक है, ये कुछ थे तो ये मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाओगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में, तो ये भी ऐड करके लिख लेना उसमें। आरबीएससी वालों की जो क्लास एक बार सीबीएसई की हो जाए, उसके बाद आरबीएससी वालों को भी एक्स्ट्रा से क्लास लेके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के काफी सारे टॉपिक्स है जो अभी नहीं हो पाए हैं। अब नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। अब लिखना बंद कर दो, पहले ध्यान से सुनना नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आपकी स्टेप्स फॉलो होती हैं। नॉमेनक्लेचर पे 1 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है ना, 1 मार्क का पूछा जाएगा या फिर कहीं पे भी, पर नॉमेनक्लेचर देखा जाता है इस चैप्टर में। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपको कैटाइन
को सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, क्या है कि आपको नॉमेनक्लेचर, while writing nomenclature, while writing, ये स्टेप्स नहीं पूछी जाती आपसे, ये सिर्फ और सिर्फ अगर बाई चांस आप कभी नॉमेनक्लेचर का पढ़ रहे हो तो बस ठीक है, ये बात एक बार रीड कर लेना ये कि while writing nomenclature cation is written first। कैटाइन क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये रूल्स ही आपको समझ में नहीं आए हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर। दूसरा, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर द ligand is written first following the alphabetical order। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट, अभी एक स्टेप बता दूंगी मैं। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लीगेंड जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड using by, try, etc, है ना, representing its number and base, trace, tetracase, etc are used as prefix for those ligands which have by, try, etc in their name, in their naming। ठीक है, क्या कह रहा है ये मैं बता दूंगी। एंड आफ्टर दैट सेंट्रल मेटल एटम या आयन नेमिंग इज डन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो बात आती है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिव, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये डिफरेंस हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो सिर्फ ये डब्बा और उसके अंदर की बातें होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, मतलब या तो ये डब्बा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर कोई चार्ज नहीं हो, तो इसको, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है देन राइट मेटल नेम as it is, while if coordination entity is negative, then use 8 prefix with Latin name of metal। लाइक अगर Fe आ गया ना तो इसको आप क्या पढ़ोगे, आयरन नहीं, फेरेट। ठीक है, FeRRATE, लाइक Fe को क्या पढ़ोगे, फेरेट। लेटिन नेम में पढ़ोगे आप इसको। अब हम सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कोई कंपाउंड दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ, और लास्ट है
राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर उसकी रोमन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जल्दी से नोट डाउन कर लिया हो तो अब क्वेश्चंस बताऊंगी तो समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस बताऊंगी 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता उनको भी मैं बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है। चलो यार ये वाला बाद में लूंगी। ठीक है, इन 4 की नेमिंग करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लिया तो अब इधर ध्यान दे दो। कर लिया नोट डाउन? आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस पे आते हैं। While writing nomenclature, cation is written first. मतलब यहाँ पे केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है पता लगा लोगे। पता लगा लोगे केटाइन कौन सा है, एनाइन कैसे पता लगाओगे। आपको ये मनी मन में करना है। नोमेनक्लेचर के लिए देखो इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन वो सब मनी मन में करने हैं अपने। कैसे? आप इसको किस तरह से लिखोगे, CO NH3 का होल 4 H2O और यहाँ पे Cl है। यहाँ पे +2 चार्ज रहा होगा Cl, क्योंकि Cl के ऊपर हमेशा माइनस रहता है, तो मतलब यहाँ पे +2 रहा होगा। आगे बात समझ में? तो मतलब ये 2 इधर गया होगा तभी तो जाके Cl2 हुआ है, तो +2। तो मतलब केटाइन कौन सा है, ये डब्बा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है केटाइन अपना, और ये क्या है अपना काउंटर आयन, जो बाहर होता है, डब्बे के बाहर होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे अगर मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दिया तो मैं क्या ऐसे लिख के बताऊंगी क्या कि बेटा मैग्नीशियम जो है वो केटाइन है, ये एनाइन है? नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे केटाइन कौन है, K+ है केटाइन, ठीक है। यहाँ पे कौन है, K है, और यहाँ पे भी पोटेशियम है। सभी में क्या है, पोटेशियम केटाइन की तरह काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे ये केटाइन है, ठीक है। हमें पता चल गया कि भाई केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर द लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, केटाइन पता चल गया, केटाइन लिखना हमें सबसे पहले, इसको लिखना है हमें सबसे पहले। मतलब अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करना, ये इसको आप क्या लिखते हो, अमीन, इसको आप क्या लिखते हो, एक्वा, और इसको क्लोरिडो, ये लिखते हो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिक, ए पहले आता है, ए पहले आता है, सी पहले आता है, ए पहले आता है, ठीक है। उसके बाद एम आता है कि एम पहले आता है कि क्यू, एम पहले आता है, उसके बाद फिर क्यू, मतलब ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, है ना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। वो तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप हर बारी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखने, अभी इनको नहीं देखना है। सिर्फ लीगेंड्स के नेमिंग में अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है, बाई ट्राई टेट्राई, इनके BTN नहीं देखने हमें, ठीक है। लीगेंड्स के नेमिंग में अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, लीगेंड्स लिख, सबसे पहले केटाइन, केटाइन में अभी केटाइन वाले पार्ट में लीगेंड आ रहे हैं, तो किस तरह से लिखोगे ध्यान से सुनो। अमीन है, यहाँ पे 4 है, तो बाई ट्राई टेट्रा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टेट्रा अमीन। यहाँ पे देखो टेट्रा अमीन, फिर एक्वा क्लोरिडो, स्पेस नहीं छोड़नी इनमें, एक्वा क्लोरिडो, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो। अब
अब यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे अगर मेटल है तो जैसा उसके नेम है वैसे का वैसे लिखना है। तो क्या लिखोगे? कोबाल्ट ही लिखोगे। क्या लिखोगे? कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं करना है। कोबाल्टेट कब करना है? जब ये डब्बा नेगेटिव में हो। डब्बा नहीं, अरे यहाँ पे अगर एक और सीओ होगा ना तो वो कार्बन मोनो कार्बोनिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब सेंट्रल मेटल एटम किसको बनाओगे? आई बात समझ में? कोबाल्ट ब्रैकेट में क्या लिखनी है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे मैं बता देती हूँ पहले आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है हमें। इसको माना हमने एक्स प्लस, अमीन पे कोई चार्ज होता है क्या? NH3 पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। अभी लिखना मत, पहले समझ लो। अमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। अब 0 × 4 करूंगी भाई, इतना तो ठीक है ना? प्लस यहाँ पे H2O पे कोई चार्ज होता है? नहीं होता, तो जीरो। प्लस Cl पे कोई चार्ज होता है? होता है, -1। और इस पूरे के पूरे डब्बे पे कितना चार्ज है? +2। समझ गए? एक स्टेप क्लियर हो रही है? क्या बताना चाह रही हूँ मैं? अब यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? x की वैल्यू +3। तो यहाँ डब्बे में रोमन में कैसे लिखोगे? 3। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्लोराइड। ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले का आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाले का। क्या? नहीं नहीं, वो क्लोरिडो कब आता है? जब डब्बे के अंदर होता है, लीगेंड की तरह काम करता है। क्या? कहा? यहाँ पे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। हाँ, एक मिनट और मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आपको। K4ZOH का होल 4। सभी अपने अपने मन से ट्राई करो, अपना लिखने का ट्राई करो, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना। सभी अपना अपना आंसर लिखो, उसके बाद क्रॉस चेक करना। एक मिनट, यहाँ पे एक ए मैंने कम कर दिया, टेट्रा अमीन। ठीक है। इसका आप सभी अपने मन से लिखने का ट्राई करो। लिख लिया? डाइजिंकेट क्यों लिखा है आपने? देखो कैसे लिखोगे आप इसको। K2 है, सबसे पहले हम इसको लिखना है, केटाइन को लिखना है। सबसे पहले केटाइन का नेम लिखना है, तो केटाइन का नेम ऐसा कैसे लिख दो? पोटेशियम, है ना? पोटेशियम। अब पोटेशियम के ब्रैकेट में थोड़ी लिखोगे, यहाँ आप सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम। अब डब्बे पे आओ, डब्बे पे आ गए। अब यहाँ पे लीगेंड सिर्फ एक यही है। OH- को क्या बताया था मैंने? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिडो। ठीक है, पोटेशियम या हाइड्रोक्सो भी बोल, कहीं पे देखोगे हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सो भी ठीक है। टेट्रा, टेट्रा तो लिखा ही नहीं। नहीं, इस पे कहीं पे भी छोड़ना है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो। और सबसे लास्ट में जिंक को क्या लिखते हैं? जिंक केट, 8 लगाना है लास्ट में। और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी इसमें? X+4 × -1 इज इक्वल्स टू -2। X की वैल्यू 2। अरे ये मैंने क्या लिखा? एल्यूमिनियम थोड़ी है यहाँ पे। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ। हाँ, यहाँ पे अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे? K+ और ZnOH का होल 4 - 2, ये आयन मिलेंगे। तो केटाइन को लिखो पहले, उसके बाद एनायन को लिखो। एनायन में लीगेंड को लिखो, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे एनायन में वही था,
केटाइन में यहाँ पे लिगेंड था तो वो उस तरह से। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो, ये फर्स्ट लेटर आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर कहीं पे कैपिटल दिख जाए, ठीक है, आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसको कैसे लिखोगे? पोटेशियम, जल्दी लिखो, पोटेशियम। कुछ याद आ रहा है? C2O4 माइनस क्या है? हाँ, तो मतलब लीगेंड के नेम तो याद करने ही करने हैं हमें। हाँ, ऑक्जेलेटो। नहीं, पोटेशियम को क्यों भूल गए? पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर एल्यूमिनेट और ब्रैकेट में 3। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट है अभी बता दो, वरना नोमेनक्लेचर में बैठे रहना। फिर इसका बताओ, K4FeCN का होल 6 का। हम्म, क्या? देखो, अगर आपने स्पेस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कहीं पे देखोगे स्पेस छोड़ रखा है, कहीं पे नहीं छोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कैटायन अनायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हो ना आप, तो वैसे, है ना। पर बाकी जब ये वाला पूरा पार्ट लिखोगे ना, तो ये तो कंटिन्यूअस ही लिखते जाना। आई बात समझ में? इन दोनों में आप फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ो तो छोड़ देना यहाँ पे। पर जब आप पूरा का पूरा केटाइन लिखो या पूरा का पूरा एनाइन लिखो, उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम, फिर लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे? पोटेशियम, फिर हेक्सा साइनो, फिर फेरेट, और ब्रैकेट में इस फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे निकालोगे? डब्बे पे ध्यान दो, डब्बा देखो, डब्बे में सेंट्रल मेटल एटम को X लिखो, +6 इंटू ब्रैकेट में साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, और इस पूरे पे ही -4 का चार्ज रहा होगा। -4 क्योंकि K पे +1 तो यहाँ पे -4। समझ गए? हाँ, साइनाइडो भी बोल सकते हो, साइनाइडो भी सही है, साइनो भी सही है, ठीक है। अच्छा, वो आप जैसे बोलना चाह रहे हो साइनाइडो सी, देखो अगर आपको जैसे कहीं पे अगर नाइट्रो वाला केस आ जाता है, तो वहां पे वो आपको दे देगा NO2 या ONO, इस टाइप से लिखेगा वो लीगेंड को। समझ गए? अगर उसने लीगेंड को ऐसे लिखा है ना, तो नाइट्रेटो N, और यहाँ पे O, नाइट्रेटो O, तो वो उसी में पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से वो लिखा है। अगर SCN माइनस हो गया या उस तरह से हो गया ना, तो उस तरह। हाँ, फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया ये किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, twice Cl। 5th वाले का, 6 वाले में, COCl2 En2, COCl2 COCl2 En2। सभी ट्राई करो। का होल 5।
हाँ फर्स्ट हो गया, सभी अपना अपना ट्राई करो। अरे यार मैंने एक सेकंड बाय लिखा था क्या? नहीं नहीं नहीं, बाई नहीं, बाई नहीं, अगर मैंने बाई लिखा होगा ना तो डाई कर लो, मैंने बी को डी लिख दिया है, बाई नहीं होता, डाई होता है, डाई। यहाँ पे हर जगह डाई लिखा हुआ है ना, डाई अच्छा अभी आया नहीं है क्या? बाई नहीं होता, डाई होता है, डाई। डाई डाई, यहाँ पे डाई लिखेंगे, डाई ही लिखते, बाई नहीं लिखते, डाई ही लिखते हैं। यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? डाई सबसे पहले देख लो, जिनको नहीं आया है एक बार भी, इसको अमीन लिखते हो, इसको क्लोरिडो लिखते हो, इसको ऐसे बताओ, नाइट्रीटो एन। इस पे चार्ज भी होता है तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे, ठीक है? तो आप इसको क्या, इसमें क्या लिखोगे? डाई, डाई अमीन, डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन, उसके बाद में प्लेटिनम, और ब्रैकेट में कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 2। 2 कैसे आई? एक तो क्लोरीन पे -1 और NO2 पे -1 होता है, और ये पूरे पे तो 0 ही है, कुछ भी नहीं दे रखा है मतलब 0 है। अगर डब्बे पे कुछ भी नहीं लिख रखा है मतलब भाई 0 है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्या है? क्लोरिडो है, और ये इथाइल, हाँ इथाइलिन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाई अमीन, है ना? तो वही लिखना है आपको। क्या लिखोगे? डाई, अरे ये हमेशा स्मॉल लिखना आ जाता है मुझसे, कैपिटल ही लिख देना इसको, डाई क्लोरिडो डाई। अब कहीं कहीं पे आप लोगों को ये ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा, एक मिनट एक मिनट, अब डाई आएगा या फिर क्या आएगा बताओ? बिस आएगा। क्या आएगा? बिस। बिस क्यों आया? क्योंकि EN क्या होता है? इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है? लेटर और इनके बीच में हाइफन आता है, ठीक है, और 2 नंबर्स के बीच में कोमा आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख रखा, मैंने आपको क्या बताया था? बिस ट्रेस, ये वाला जो कंसेप्ट था, ये कब आएगा? अगर आपका जो नेम है उसमें पहले से डाई आ रहा है तो आप डाई डाई करके नहीं लिखोगे, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बिस। समझ रहे हो? अभी बताया था ना, बिस ट्रेस टेट्राकेस, ये सारा के सारा बताया था, तो वैसे ही डाई क्लोरिडो, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? बिस। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाई अमीन, डाई अमीन, फिर ब्रैकेट बंद, और सबसे लास्ट, एक मिनट, फिर क्या लिखोगे? कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आएगी इसकी? कोबाल्ट की, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? इसमें इसमें ब्रैकेट में क्या लिखूं? कितनी आएगी? 3। 3 कैसे आई? क्योंकि अगर आप कोबाल्ट को X मानोगे, +2 इंटू -1 +2 इंटू 0, इथेन डायमीन में तो कोई वो होता ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1, तो कितनी आ गई? 3। सिमिलरली इसका बताओ क्या होगा? पेंटा अमाइन कार्बो नेटो कोबाल्ट, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? -2 रहेगी इसकी, और इस डब्बे पे कितनी हो जाएगी? इस डब्बे पे, हाँ मतलब इस डब्बे पे +1 है, कैसे करोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? X + 0 प्लस, अब CO3 माइनस का जिसको याद नहीं आएगा वो नहीं करके आएगा, गलत ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके आ जाएगा। CO3 पे कितना होता है? -2 का चार्ज होता है ना, कार्बोनेट आयन, तो X + 0 -2 = +1। और ये पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हम लास्ट में 8 लगा के तो लिखेंगे नहीं, अगर नेगेटिव वाला होता है तो 8 लगा के लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप?
कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ आपको कुछ? एक मिनट, कुछ? हाँ हाँ, चैट में भी है ध्यान। आप बताओ, डाउट पूछो, क्या डाउट है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई सारे मेटल के लेटिन नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट लिख दोगे, Fe होता है तो फेरेट लिख दोगे, है ना? कोबाल्ट सी होता है तो प्लेट कोबाल्टेट लिख दोगे, Pt होता है प्लेटिनेट लिख दोगे, है ना? कोबाल्टेट तो ऐसा कुछ वो नहीं लेटिन नेम, है ना? जैसे आप सिल्वर गोल्ड होते हैं, है ना? तो उस अकॉर्डिंग वहां पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उनके जो, एक बार गो थ्रू कर लेना एक बार कि भाई किसके डिफर है, बाकी तो मतलब वही सेम ही रहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट, अब रिवर्स करते हैं हम। अब रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब अब आपको ये फॉर्मूला लिख के बताना है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लिख के बताना है। हम्म। नहीं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी होती है ना, सेंट्रल जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, उस पे चार्ज बैलेंस, चार्ज आपको गिवन होगा नेमिंग में, तो वो बैलेंस करने के लिए वो K4 में कितना आएगा, K3 आएगा, K2 आएगा, उस अकॉर्डिंग होगा बैलेंस। अभी बताती हूँ मैं। हाँ, NO2 माइनस का बता रखा है ना मैंने आपको, NO2 माइनस। NO2 प्लस भी होता है लेकिन लीगेंड की बात कर रहे हैं ना हम। NO2 प्लस वाला लीगेंड, NO प्लस होता है एक लीगेंड, एक, हाँ NO प्लस होता है एक, NO2 प्लस भी होता है, लेकिन अगर आप NO2 प्लस भी करोगे तो फिर इसकी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली जाएगी? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली जाएगी? अगर आपने NO2 प्लस ले लिया तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 चली जाएगी यहाँ पे। नहीं नहीं, NO2 प्लस भी एक लीगेंड होता है, सही है। NO2 प्लस, NO प्लस ये सब लीगेंड की तरह होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे, जैसे, हाँ यहाँ पे मे भी कंफ्यूजन आ सकता है कि, पर आपको फिर वहां पे सेंट्रल मेटल एटम की वो देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। समझ रहे हो? फिर वहां अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो उसकी एग्जिस्ट कर रही है वो वाली, तो उस अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे बैलेंस कर, वहां पे क्वेश्चन में पता लगेगा उसका, तो कि अगर क्या उसकी वो वाली ऑक्सीड, अगर सब Fe में +4 आ गई आपकी, तो आपको हटा देना उसको। +2 +3 कॉमन होती है उसमें, जनरली मोस्ट कॉमन। कॉपर में +1 +2 ही होती है ना? तो बस उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप जैसे, आप इसमें नेमिंग लिखेंगे, फर्स्ट है, अच्छा, अभी क्या बताया मैंने, हमें रिवर्स लिखना है ना, ये तो हम कर चुके हैं, रिवर्स लिखते हैं। जैसे ए है आपको, डाई अमीन, डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन प्लेटिनम सेकेंड। अब आपको रिवर्स करना है, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। डाई सेकेंड लिखो, पेंटा अमीन, अरे यार पेंटा अमीन नहीं लिखो,
ठीक है, हो गई ये तीनों, ये लास्ट है, उसके बाद में फिर बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। ये तीन लास्ट हैं। देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे भी गिवन होता है आपको, आधी बात समझ में, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी गिवन हो जाता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब काउंटर आयन जो होता है ब्रैकेट के बाहर होता है, उसकी कहीं कहीं पे गिवन होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। जहाँ पे नहीं गिवन है, जैसे पोटेशियम के केस में अगर नहीं गिवन है तो भाई पोटेशियम हमेशा +1 ही शो करता है, पर अगर कोई ज्यादा, एक से ज्यादा शो कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखोगे? हम्म, मर्करी फर्स्ट टेट्रा SC, एक मिनट, टेट्रा, एक मिनट, टेट्रा ही है ना ये, टेट्रा थायो, कहाँ पे है टेट्रा थायो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, टेट्रा थायो साइनेटो एस। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब हाँ एस में आएगा, SCN थायोसाइनेटो, थायोसाइन, साइनेटो बोलते हैं उसको। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ कि प्लेटिनम, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मेटल को देखना जो सेंट्रल मेटल एटम हो, है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको देखना उसके पीछे 8 है या नहीं, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पीछे 8 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर 8 लिखा हुआ है तो मतलब वो नेगेटिव वाले पार्ट में होगा, और अगर 8 नहीं लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव वाले पार्ट में। यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है मतलब ये पॉजिटिव वाले पार्ट में होगा, इसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वाला आया नहीं, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव एंटिटी है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप प्लेटिनम है तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिख दो, उसके बाद में क्या लिख रखा है, डाई अमीन लिख रखा है, क्लोरिडो नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन, उसके बाद प्लेटिनम, और यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या कर लेना, एक बार चेक भी कर लेना, तो चेक इसकी करोगे तो सेकंड ही आ रहा है, ठीक है, चेक करोगे तो सेकंड ही आया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो मरकरी, अब यहाँ पे देखो आप कि कोबाल्ट 8 दे रखा है, मतलब जो कोबाल्ट वाला है वो कौन से वाले में आएगा, नेगेटिव वाले स्फीयर, नेगेटिव वाली एंटिटी में आएगा, आएगा। उसके बाद यहाँ मरकरी तो अभी लिख देना पहले, ठीक है, अभी इनमें मत प्लस माइनस करना, अभी रुको। उसके बाद टेट्रा थायोसाइनेटो, मतलब कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, और यहाँ पे किसके साथ में है, कोबाल्ट के साथ में है। अब कोबाल्ट की यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 बनाने के लिए आपको इस डब्बे के ऊपर कितना चार्ज चाहिए होगा, -1, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा, +1 होगा, तो अब हमें तो ये शो करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसके Hg के पास में लिख दो, ये बस हो गया। हाँ, तो कोबाल्ट का तो बैलेंस हो गया ना, कोबाल्ट को x +4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू +3 आ गई, मतलब ये सही है, क्रॉस चेक कर लेना। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है सबको, कोई डाउट? कौन सा एस? थायोसाइनेटो एस जो बता रहा है, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बताए थे ना कल मैंने, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं कि एक ही लिगेंड के अंदर 2 डिफरेंट एटम होते हैं जो अलग अलग टाइम पे डोनेट करते हैं। अगर वो यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है तो एस आ जाएगा, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो एन आ जाएगा, यहाँ पे डैश करके एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आयरन है, ठीक है, एफी करके रुक जाओ, भी अभी यहाँ नहीं कि हम तो यहाँ +3 सब बैलेंस, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हेक्सा साइनिडो, तो अब यहाँ पे CN पे हेक्सा, मतलब अच्छा ये इसकी बात कर रहा है, फिर 8 आ गया, मतलब ये नेगेटिव वाला है, यहाँ पे Fe लिख दोगे। आ गई बात समझ में? अब चार्ज बैलेंस करो, इसने कितना दे रखा है यहाँ पे आपको, +2 दे रखा है, मतलब इस पे +2 होने के लिए अगर ये तो इस डब्बे पे कितना चार्ज होगा, इस पे +2 होने के लिए इस डब्बे पे कितना चार्ज होगा, इस पे क्या कर रहे हो आप, +2 कर रहे हो, -6 है ना, तो डब्बे पे कितना चार्ज होगा, +4 की -4,
-4 चार्ज होगा, है ना। और यहाँ पे इसने आयरन के लिए कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है ना। आयरन के लिए कितना दे रखा है इसने, ये बाहर वाला आयरन +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, यहाँ तक कर लोगे। अब क्रॉस करते हैं ना हम, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव को क्रॉस करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को क्रॉस। इसका तो आपको पता चल गया भाई, डब्बे पे -4 है। यहाँ पे अगर कुछ और ही है, आयरन की +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती थी, इसलिए इसने स्पेसिफाई मेंशन करना पड़ा स्पेसिफिकली इसको। आई बात समझ में। तो आप क्या करना है, आपको आयरन की +3 पता है, इस डब्बे की -4 पता है, -4 होगा तभी +2 होगा। तो आप क्या करो, क्रॉस कर दो। क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe4 FeCN का होल 6, तो यहाँ पे 3। समझ गए, समझ गए। ये इस पे -4 चार्ज कैसे आया। हाँ, एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। हाँ, बॉक्स पे -4 कैसे आया, देखो यहाँ तक तो लिख लिया होगा, है ना, कि भाई आयरन पे 3 होगा, यहाँ तक लिख लिया। अब आपको पता है कि हेक्सासाइनिडोफेरेट मतलब सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज होना चाहिए, 2। सेंट्रल एंड मेटल एटम पे 2 चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दूं मैं। हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि इसको x मानते हैं, फिर यहाँ पे, तो इसको तो पहले ही दे रखा है अपन को, 2 दे रखा है। उसके बाद -6, तो यही तो डब्बे का चार्ज होता है, यही तो डब्बे का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब वीबीटी स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बुक से करना, ठीक है। बहुत सारे नोमेनक्लेचर, अदरवाइज नोमेनक्लेचर में तो पूरी क्लास ही चली जाएगी। 1 मार्क का नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पढ़ के जाना। अब ध्यान से सुनो, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी याद है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की जो बात कर रहा था वर्नर, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। वर्नर थ्योरी में सबसे पहले तो उसने जो डायरेक्शन होता है बॉन्ड का, कि भाई बॉन्ड में बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप वर्नर थ्योरी से पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी मिल रही थी। आपको पता चल रहा था क्या कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, कुछ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल है या फिर ये टेट्राहेड्रल है, कैसा है ये। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला उसने। ठीक है, तो थे उसके लिमिटेशंस लिख लो 1 2 3 करके। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन लिखो इसकी वर्नर थ्योरी की, it does not explain it does not explain why coordination compounds have directional properties. Why coordination compounds have directional properties. दूसरा, it does not explain why only few elements form only a few elements form coordination compound. Third, it doesn't gives any idea regarding magnetic nature and
hybridization of coordinate compound. नेक्स्ट आता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब ये उससे तो बेटर ही थ्योरी होगी, जो भी थ्योरी है। अब ध्यान से सुनो VBT क्या कह रहा है, जल्दी नोट डाउन करो। बहुत रेयर चांसेस हैं, वरना थ्योरी के कोई पूछा नहीं जाता इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। VBT के भी ड्रॉबैक्स, अगर VBT दे दिया आपको तो पूछ सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट्स भी शायद एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो एक बार, एक ही बार पूछा गया है कि नल का एक्सपेरिमेंट क्या था, एक ही बार पूछा गया है बस। बाकी VBT और ये सब तो बार 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 आता रहता है, आता रहता है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट है ना, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब व्हेन व्हेन देखो इस ये क्या कहती है, दूसरा कि लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को देता है, या फिर जो लिगेंड है उसके जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करती है किसके साथ में, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करती है, या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म आएगा। हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं वो मिक्स होते हैं बाय द, अभी लिखना मत ये वाली लाइन, ये वाली लिखाऊंगी, N-1D NS या NP, या फिर NS NP ND, इनके साथ में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो वाली ऑर्बिटल्स, जब लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो वो यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस करता है ना, और इनके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन मिला। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये यूं कहता है कि जो लिगेंड है उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम है उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, क्या है एक्चुअल में ये लाइन, ये पूरा लिखो। व्हेन व्हेन मेटल एटम और आयन, व्हेन व्हेन मेटल एटम और आयन under the influence of under the influence of ligand under the influence of ligand uses its, क्या है ये अभी बताऊंगी एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। D orbitals for hybridization, और थर्ड कि अगर अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और एक साइड में लिख लेना आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस।
अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, ये तो याद ही होना चाहिए, अगर sp3 आया तो क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 आया तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d आया तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का केस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 को ही देख रहे हैं। अगर sp3d2 आया या फिर d2sp3 आया, दोनों के केस में ही ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्या है, अब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ये जो लाइंस लिखी है ना, ये भी सब अभी समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल लूंगी तो एग्जाम्पल लेते ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते ही सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, CONH3 का होल 6 हाँ, अब बोलो। अभी 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 ये कैसे आया ना कि मैम यहाँ पे आपने डी लेके आ गए, यहाँ पे तो डी लेके ही नहीं आए हैं। हाँ, और यहाँ पे आपने D2sp3 हो गया, ऐसा ऐसा कब होगा? ये सारा का सारा अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट करके। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैंने बोला नहीं, ये थ्योरी व्योरी पूछ ले तो पूछ लिया, नहीं तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। अब लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए, अब सिर्फ समझो। फोर्थ वाला, हाँ ध्यान से सुनो। कैसे वीबीटी का क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करोगे, एक 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 स्टेप बता रही हूँ, आंसर किस तरह से लिखोगे। सबसे लास्ट में, इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, वीबीटी ये काम आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, वो क्वेश्चन में वो बात बोल देगा कि ये जो है ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बताओ किस तरह से, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किस तरह से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे? अब दूसरी बात की, क्या हमें क्वेश्चन में ही दे रखा होगा क्या कि ये डायमैग्नेटिक है क्या? देखो, एक्चुअल में लिगेंड जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया, एक एवरेज हो गया, और एक वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, वीक में क्या होता है, एवरेज में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, अभी एक 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 स्टेप बताऊंगी, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आपको लिखना होता है कोबाल्ट। आंसर कैसे लिखोगे अपनी आंसर शीट में? आंसर कैसे लिखोगे? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? 26, 27? 27, ठीक है। उसके बाद में आप इसको क्या लिखोगे? 4s2 3d7, ठीक है। अब आपको ऑर्बिटल्स बनानी है एग्जाम में भी, एग्जाम में भी आपको ऑर्बिटल्स बनानी है। ऑर्बिटल्स किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले कौन सी बनाओगे? 3D, 3D 4s और वेकेंट वाली 4p। इस तरह से आंसर बताना है। अभी मैं बता दी हूँ, एक 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अभी रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। एटम, उसका एटॉमिक नंबर लिखना, यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना, इस तरह से। अब यहाँ पे 4s2 3d7 रिप्रेजेंट करना। आई बात समझ में? 4s2 3d7 ये किसका है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट का बताओ अब। +3 का। वो इस तरह से बनाओगे अब नीचे। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मतलब एस में से 2 चले गए और एक इधर से चला गया, एक इधर से चला गया। समझ गए? एस में से जाते हैं पहले, एस बाहर वाली है ना, भले फिलिंग बाद में इसमें होती है, 3D में आ रहे हैं बाद में इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस बाहर वाली होती है, एस में से जाएंगे पहले, है ना, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया ना डी ब्लॉक में, तो वैसे ही समझ में आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? 2 4s में से, 1 3D में से निकाल दिया। आई बात समझ में? ये क्या बोल रहा है कि ये कैसा है? डायमैग्नेटिक
कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मतलब अब आप अभी बिना लीगेंड के ये ऐसा था, बिना लीगेंड, अभी तक लीगेंड भाई साहब इनके पास कोबाल्ट प्लस 3 के पास आए नहीं है, अभी तक कोबाल्ट प्लस 3 के पास लीगेंड आया नहीं है। जैसे ही लीगेंड कोबाल्ट प्लस 3 को अप्रोच करेगा, जैसे ही ये लीगेंड कोबाल्ट प्लस 3 को अप्रोच करेगा, तो देखो अमोनिया जो होता है ना, वो ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना ज्यादा वीक होता है। तो अब पता कैसे लगाएंगे कि कब इनकी पेयरिंग हो जाएगी, कब इनकी पेयरिंग नहीं होगी? तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में दिया होगा कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो डायमैग्नेटिक है, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लीगेंड के अप्रोच करते ही इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है मतलब एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, ये इस तरह से हो गया है ये जैसे लीगेंड ने अप्रोच किया, जैसे कोबाल्ट प्लस 3 को लीगेंड ने अप्रोच किया, इस तरह से लिखना है आंसर में। पहले बता दियो, प्रैक्टिस कर लेना, करके जाना। लीगेंड यहाँ पे क्या हो गए, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, इधर आ गई ये इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 लोन पेयर है अमोनिया के पास में, 6 लोन पेयर है। 6 लोन पेयर को किस तरह से दोगे आप? यहाँ पर ये 3D हो गया, नीचे 3D4s4 पे लिख के आना भूल जाते हैं एग्जाम में बच्चे। डब्बे बना के आ गए, बहुत खुश हो गए, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पता चले 0 नंबर मिला है उसमें, तो है कौन सी ऑर्बिटल बनाई है किसको पता। आप यहाँ पे एक अमोनिया यहाँ पे आएगा अपने लोन पेयर के साथ में, एक यहाँ पे, एक यहाँ, कितने हो गए, एक यहाँ पे, यहाँ पे सभी में इस तरह से अमोनिया इस तरह से रिप्रेजेंट करके आओगे आंसर में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रही हूँ। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2 D2sp3 D2sp3 D2, दो D की ऑर्बिटल है भाई, लीगेंड आया है तो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब इसकी डी ऑर्बिटल और लीगेंड ने दोनों की ऑर्बिटल्स में क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग हुई है, मतलब लीगेंड ने इसमें इस ऑर्बिटल्स में दिए हैं, मतलब ये ओवर लीगेंड की और इसकी मेटल की ये वाली ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हुई है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको? D2sp3। समझ गए? यहाँ मत लिख के आ जाना कि यहाँ पे D3 भी तो है, अरे यहाँ पे हुई ना, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल्स की। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो भाई D2sp3, D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा क्वेश्चन, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता लगाओगे? अगर इनर डी वाली पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में, इनर डी वाली पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में, तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये डी वाली पार्टिसिपेट कर रही ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये नहीं कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, sp3 सपोज यहां तक होता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये इनर वाली डी पार्टिसिपेट कर रही है ना, अगर इनर वाली ये डी, ये अंदर वाली, अगर ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होता, सिर्फ ये यहाँ 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 3 जगह इलेक्ट्रॉन आते, 4 जगह इलेक्ट्रॉन आते, तो ये sp3 हो जाता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर वाली अगर ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी पूछा जाता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समझ गए? इनर अगर 3D पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब 3D में अगर इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रख लो, 3D में आ रहे हैं, अगर 3D लोन पेयर ले रहा है लीगेंड से, इनर, बाकी सब आउटर। अगर 3D में आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ अगर सपोज ये अमोनिया यहाँ देता ही नहीं, अमोनिया सिर्फ इन 3 में देता, तो आउटर। 3D में आ रहे हैं तो इनर, नहीं आ रहे हैं तो आउटर, सॉरी। हाँ, क्रॉस भी बना देना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक अपने खुद के मन से खुद से करके बताना, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख के बताना। ये करके बताओ,
जिन्होंने कर लिया है वो इसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन दो। ये अगर मैं बता दे रही हूँ, देखो फ्लोराइड क्लोराइड अगर हेलाइट्स आ जाते हैं वो सभी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उसमें पेयरिंग नहीं होती। हेलाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उसमें पेयरिंग नहीं होती। फिर भी आपको यहाँ पे सपोज दे ही रखा है इन्होंने कि ये जो है ये पैरामैग्नेटिक है। हमेशा ध्यान रखना साइनाइड और सीओ ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारे हेलाइट्स बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इनमें तो पेयरिंग होती है। बाकी जो होते हैं ना उन सब में बीच का केस होता है, वो कुछ कह नहीं सकते उनमें, बाकी इनमें तो फिक्स ही रहता है। एक ईएन भी लिख लो, ईएन भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं, बाकी सब में बीच का केस होता है। बाद में लिखवा दूंगी। अभी इसका इसका लिखो, सभी लिखो। पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है? अच्छा हाँ लिखना बंद हो गया। हाँ इसी तरह से लिखना है। एक बार ऐसा लिख के ट्राई करो, ऐसे डब्बे डब्बे बना के लिख के ट्राई करो। देखने में तो सब समझ में आ रहा है ये अच्छा है, ये ऐसा खुद से ट्राई करो। सबसे पहले निकल लिखो, उसके बाद उसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकल का एटॉमिक नंबर। ये टेबल याद ही रख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये याद नहीं होगा तो बिना इसके वहां एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाएगा। चेक करो दोबारा। हाँ हम्म आगे आंसर इसी तरह से बनाओ, पहले जैसा मैंने लिख रखा है यहां से स्टार्ट करो। इसी तरह से बनाओ, इसी तरह से जो जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है वैसे ही लिखो। एक बार जब तक 2-3 बार नहीं लिखोगे, हाँ अब सही है। हाँ जब तक खुद के पास, जब तक खुद से नहीं लिखोगे नहीं आएगा समझ में, तो सबको आ जाता है। इसी तरह से बनाया है ना सभी ने, इसी तरह से जैसा मैंने बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है इससे कि कौन सी ज्योमेट्री है उनकी। जो इसका बना लेंगे वो इसका बनाएंगे अब नेक्स्ट। और साइनाइड मैंने बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये भी लिखी लो यहाँ पे, ये भी लिखी लो। ये तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें पेयरिंग हो जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग हो जाती है। और बाकी ये सारे हैलाइड जो होते हैं काफी वीक होते हैं, इनमें पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती। तो फिर इसके लिए बताओ, इसके लिए बाकी सब चीजें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाँ तो वही आ रहा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, टेट्राहेड्रल आ रहा होगा वो तो। ऐसे ही किया है सभी ने, सभी का हो गया है। अपना अपना आंसर लिखो। हाँ सामने वाले का आ गया हो तो कोई मतलब नहीं हमें सामने वाले से, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है आंसर। आंसर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डब्बे डब्बे नहीं बनाओगे आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जैसा जैसा लिख रखा है ये लिख के आना है, ये वहां थ्योरी मत लिख के आ जाना कि कोई गाना लिख दिया। हाँ कोई गाना लिख के आ गए बड़ा सा, इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, सबसे पहले जैसे जैसे मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप बढ़ो आगे। हाँ सबसे पहले एटॉमिक नंबर इनका 28 लिखना बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे इनका हाँ इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d8। ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में ही 4s1 वाला केस आ जाता है, अदरवाइज बाकी सब में 4s में 2 लगा देना और 20 से जितना ज्यादा है उतना डी में लगा देना। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता उनको बता देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 लगा देना 4s में, तो 3d में जितने 20 से ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन लिख देना। कॉपर और क्रोमियम का अलग केस होता है, बस 4s1 हो जाता है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आज 11th क्लास में 11th की बुक खोल के। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले निकल के केस में 3D बनाओ,
4s4p। यहाँ पे नीचे भी लिखना कि ये कौन सा है, 3D है कि 4s। क्या पता आपने 2D बना दिया हो, किसी ने 2D होता नहीं है, पता नहीं बना के आ गए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो कितनी है, +2 इतना लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। 3D में फिल करो। +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये क्या बोल रहा है, पैरामैग्नेटिक है, और वैसे भी ये काफी वीक फील्ड लिगेंड होता है ना। ये आके यहाँ इनको धक्का लगा के नहीं, सॉरी 4s2, हाँ 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 हाँ। आप Cl- जो है काफी वीक फील्ड लिगेंड होता है, इनको धक्के लगा के इनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा वो, समझ रहे हो, इनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि Cl- ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड से जैसे यहाँ पे अमोनिया कैसे बिहेव कराता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भाई लिगेंड के आते ही पेयरिंग हो गई डी के इलेक्ट्रॉन्स की। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो लिगेंड के आते ही इनके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, समझ रहे हो। डी के इलेक्ट्रॉन्स उस लिगेंड को देख के डरेंगे ही नहीं। वीक फील्ड लिगेंड को देख के कौन डरेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो नहीं डर रहे डी इलेक्ट्रॉन वाले। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग आ गया तो भाग के एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये इस तरह से याद रखो कि अब यहाँ पे अगर क्लोराइड आ गया, क्लोरिडो आ गया, तो यहाँ पे डरेंगे ही नहीं। तो क्लोरिडो को क्या करना पड़ेगा, 4s और 4p में अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग क्रॉस, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग को देख के, हाँ सेम ये कर लोगे आप लोग, सेम ये वाला कर लोगे, ठीक है, सेम ये वाला कर लोगे। ये वाला मैं यहाँ से बता देती हूँ, हाँ अरे सॉरी, ये मैंने यहीं पे कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, यहीं पे लिखूंगी, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा मुझे, Cl का होल 4 -2, इसका है ये ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। एक स्टेप मैंने यहाँ पे गायब कर दिए, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, खुद से लिखना हो एक स्टेप, निकल +2 वाली। अब आ जाओ वापस से यहाँ पे +2 वाली में 3D 4s 4p, हाँ अब यहाँ पे 4s2 हट गया, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। साइनाइड है, साइनाइड कैसा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग को देख के डी वाले डर गए और पेयरिंग कर लेते हैं, डी वाले डर गए पेयरिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही साइनाइड ने इसको अप्रोच किया, अब की ये वाला तो याद रखना, बाकी वाले केसेस में आपको हिंट दे दी जाएगी क्वेश्चन में ही, है ना, कि पेयरिंग हो रही या नहीं हो रही। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दे दिया ना, जैसे वहां पे मैंने हिंट दे दी थी, वैसे दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे इस तरह से। अभी धक्का मुक्की हो गई इनमें, भाई स्ट्रॉन्ग को देख के भग के आ गए, पास पास आ गए। अब यहाँ पे अब साइनाइड ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं आराम से इसमें अपने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। तो ये कौन सा हो गया, DsP2, DsP2, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, समझ गए सब यार। इतना तो बोर्ड में कर ही लेना यार, इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इतना तो कर लोगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद में हाँ यहाँ तक हो गया है। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला इनर ऑर्बिटल, ये वाला आउटर, ठीक है। 3D पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आउटर हो जाएगा वो। उसके बाद में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9.7 देखो, पेज नंबर 257 पे एग्जाम्पल 9.7 देखो। एग्जाम्पल 9.7 देखो। आप मुझे एक बात बताओ, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया आपको, तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी मतलब ये यहाँ पे ब्रोमीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, बस समझ गए।
आगे बात समझ में कर दोगे। वीबीटी में ऐसा ही करना होता है आपको। वो आपसे पूछेगा भाई इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको इस तरह से आंसर लिखना है। थ्योरी व्योरी लिख के नहीं आनी है कि थ्योरी लिख देंगे तो हम नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ये है। इस तरह से अपना आंसर रिप्रेजेंट करके आना। अगर जीरो नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट, सिर्फ डायमैग्नेटिक का जीरो होता है, बाकी कुछ भी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, फिर हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कितना ही हो क्या हो, है ना। बस हमें इतना ध्यान। हाँ वो हिंट हिंट दे रखी उन्होंने, उन्होंने एक वर्ड लिखने की जगह आपको 5-6 वर्ड दे दिए। सॉल्यूशन में इन्होंने देखो, सॉल्यूशन में इन्होंने ये सब जो भी लिख रखा है आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना आंसर में, ठीक है। थ्योरी मत लिख के आना है, जो थ्योरी लिख रखी ना ये मत लिख के आना आंसर में, जैसा मैंने बताया वैसा रिप्रेजेंट करके आना, वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरी का कोई वो नहीं है सेंस इसमें, ठीक है। क्या मैंने सबसे पहले ये लिखना, फिर 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 ये लिखना। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ आयन, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। हाँ 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 एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवाज नहीं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट तो लिख लो इसमें कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशन, इट इन्वॉल्व्स, वैसे इसी में लिख ही रखा है, बुक में अंडरलाइन करो तो बुक में कर लो, बुक में कर लोगे, बुक में कर लो सारी लिमिटेशंस पे टिक। फर्स्ट देखो इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशन, भाई पहला अजम्पशन तो ये ले लिया था कि भाई लिगेंड जो होते हैं वो किस तरह से सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये हमने अज्यूम कर लिया था। दूसरा, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगी, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही है इससे, समझ रहे हो, मतलब क्या गड़बड़ क्या आ रही है, वीबीटी में गड़बड़ क्या आ रही है, ध्यान से सुनना। +6 +3 +3, नहीं 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 +3 नहीं होगा, CN का होल 4 था, 4, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसमें देखो याद नहीं, इसमें एक मिनट, MnCN का होल 4 +7 ही था शायद तक, शायद तक प्लस नहीं, +7 नहीं होगा, अच्छा +3 आएगा तब +7 हो जाएगा, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज जो है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब हम, मैग्नीज जो है इसके लिए आप वीबीटी लिख के बताओ, वीबीटी लिख के देखो सभी स्टूडेंट्स, इसके लिए इस कंपाउंड के लिए वीबीटी लिख के देखो। मैग्नीज है, मैग्नीज का होता है 25, मतलब कि 4s2 3d5। अब यहाँ पे देखो आपकी मैग्नीज जो है, मैग्नीज का कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, +7 है, मतलब ये तो सारे ही खत्म हो गए, ये तो सारे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा इसमें, तो अगर मैं मैग्नीज की +7 ले लूंगी तो +7 नहीं लेते यहाँ पे, एक काम करते हैं हम, ये तो सारे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके, तो एक सेकेंड रुको, एक बार मैं क्रॉस चेक करके बताती हूँ। हाँ मैग्नीज इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो उसके बारे में तो हम यूं भी नहीं बता पाएंगे कुछ। 6 ठीक है, नहीं इसका लिख के बताओ, अब ठीक है, ठीक है, अब तो नहीं होंगे खत्म, 4s2 3d5,
अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसमें, +6 है ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगी। 3D बनाओ, 4s और 4p, 3D 4s और 4p, +3 है तो मतलब यहां से, एक मिनट, +3 क्या बना दिया ना, 2 तो यहां से निकाल दिए हमने इलेक्ट्रॉन और एक यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है ना। अब हमने इसका देखा कितना आ रहा है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, हाँ अब क्या हो जाएगी, इनमें पेयरिंग हो जाएगी, होल 6 है। तब तो फिर D3, नहीं नहीं D3 नहीं होता, यहाँ बाद वालों को दे देता है वो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5, CD है। साइनाइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, D3 नहीं होता, फिर वो यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना, अगर D1 है या D2 है या फिर जो भी है, अगर उसका D, हम या तो sp3d2 होता है या फिर D2sp3 होता है, इस तरह से होता है, D3 नहीं होता, ठीक है। D3sp, D3sp2 आप इस तरह से कुछ कर दो, वो नहीं होगा, ये दो ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब अगर हमने VBT को फॉलो करेंगे, अगर हम VBT को फॉलो करेंगे इसके लिए, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, D2sp3, लेकिन एक्चुअल में इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। एक्चुअल में इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। तो VBT तो ये बता रहा है कि ये D2sp3 होता है, VBT तो क्या बता रहा है, D2sp3 होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, VBT में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है कि ये एग्जैक्ट इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नेटिक डेटा आपको बता नहीं पाता। थर्ड देखो, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये एग्जैक्ट कलर को। एक सेकंड, सॉरी मैंने क्या बता दिया, सारे में पेयरिंग हो गई, D2sp3 हो गया इसका, ठीक है। डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक हो, लेकिन एक्चुअल में ये पैरामैग्नेटिक होता है। आपको इससे तो ये पता चल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। वो हाइब्रिडाइजेशन वाला सही था, हाइब्रिडाइजेशन वाला सेकंड पॉइंट है, वो मुझे बताना है, ये वाला मैंने थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया। DsP2 वो अलग वाले कंपाउंड में आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि DsP2 और sp3 वाले में, इसमें तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, वही सही है। लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें गड़बड़ क्या आई कि अगर हमने VBT को फॉलो किया तो ये डायमैग्नेटिक होगा नेचर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू VBT, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अकॉर्डिंग टू VBT ये जो कंपाउंड होना चाहिए डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब कहां से आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो गई है तो कहां है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से होता ही नहीं एक्चुअल में, आप जब क्रिस्टल फील्ड, हाँ हाँ, नहीं 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 वैसा नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं हमें, हमेशा हमें जब भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर किसी का बताना वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि एक ही की होगी वो, VBT ने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई वो चीज, VBT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि यहाँ पे पेयरिंग किस तरह से होगी किस तरह से नहीं होगी, समझ रहे हो।
मतलब कि वीबीटी के अकॉर्डिंग, अभी वो मत सोचो कि यहाँ पे मैम अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ही आए, एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो, इस तरह से सोच लो ना आप कि एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो। आप मुझे एक बात बताओ, क्या वीबीटी ने ऐसा बोला है आपको कि आप रहने दो, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, साइनाइड आ रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा वीबीटी ने बोला है क्या? नहीं, वीबीटी ने तो बोला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को देख के इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लेते हैं, ये बोला है वीबीटी ने, तो ये क्या कर लिए हैं अपनी पेयरिंग कर लिए हैं यहाँ पे, ये बात बोली है वीबीटी ने। वीबीटी ने यूं नहीं बोला, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात, सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की बात वीबीटी ने नहीं बोली है, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की बात नहीं बोली है। वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप उसका जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर और हाइब्रिडाइजेशन पे कमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन अगर आप किसके अकॉर्डिंग, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखो तो ये कलर्ड है कंपाउंड, तो मतलब कुछ गड़बड़ आ गई इसमें, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारी वीबीटी यहाँ पे क्या हो गई है, फेल हो गई है, वीबीटी यहाँ पे क्या हो गई है, फेल हो गई है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जैक्टली बता नहीं पा रही है कि भैया इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग तो जीरो होना चाहिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, तो समझ रहे हो? तो फर्स्ट यहाँ पे फेल हो गया। दूसरी लिमिटेशन हाइब्रिडाइजेशन में भी फेल हो गया है। ये हाइब्रिडाइजेशन में कैसे, इसमें तो D2sp3 है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन का बता दिया है। इसमें जैसे लाइक CuNH3 का होल 4SO4, ठीक है। इसमें देखो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 मतलब 4s1 3d10। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉपर +2 को कैसे बनाओगे, 3d बनाओ, 4s और 4p, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3d10, 1 2 3 4 5 6, एक यहां से हटा दिया और एक यहां से हटा दिया आपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक यहां से हटा दिया, एक यहां से हटा दिया। अब जैसे इसमें लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, अमोनिया कोई सा भी लिगेंड हो, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो यही रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन किसके, वीबीटी के थ्रू कैसा होगा, sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कंपाउंड का। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना 3d वाला, ये 4 किसमें 4 नहीं, हाँ, ये वाला जो है ये आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, DsP2 ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर वीबीटी इसके बारे में बताता ही नहीं है, वीबीटी बताता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात कहीं पे वीबीटी ने नहीं की हुई है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इस कंपाउंड का, यहाँ पे आ जाने चाहिए चारों के चारों अमोनिया, लेकिन यहाँ पे आ जाने चाहिए चारों के चारों अमोनिया, लेकिन एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइज, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखा गया ना वो आया स्क्वायर प्लेनर, वीबीटी बोल रहा है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का है, समझ रहे हो? तो वीबीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दो, यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक मोमेंट को सही नहीं बता पाया, हाइब्रिडाइजेशन में भी गड़बड़ कर दी इसने, पर आपको अब क्वेश्चन आ गया, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है, वो क्वेश्चन वाला एक्सेप्शन ये इस टाइप का आपको नहीं देगा, समझ रहे हो? ये एक्सेप्शन है वीबीटी के, वो आपको एकदम सही कंपाउंड देगा जिसका जो एक्चुअल में है और जो वीबीटी से निकल रहा है वो दोनों सही निकल रहे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके रख देना है। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लेके बताए हैं कि वीबीटी के एक्सेप्शंस भी हैं, वीबीटी के एक्सेप्शंस भी हैं, जिसके कारण एक नई थ्योरी आई है फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, समझ रहे हो? एक नई थ्योरी आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने भी कोई खास ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, उसके बाद और भी थ्योरीज आई हैं तो वो हमारे है ही नहीं, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और भी आगे थ्योरी आई है तो वो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ CFT है,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो वो इसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वो मॉलिक्यूल के लिए होती है, पर अगर लिगेंड भी अप्रोच कर रहा है तो उसके लिए एक अलग थ्योरी होती है वो, ठीक है, वो आप हाइयर। हाँ अच्छा, ये डाउट जो है आपका पेज नंबर, उस पे 1 मिनट में देख लेती हूँ, कृष्णा का डाउट। No loss of exchange energy at D6 configuration. इसका कहीं कहीं पे ऐसा दिया होता है कि जब D6 कॉन्फ़िगरेशन है ना, कहीं पे आपको इसका यही देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर है कि D6 जो होता है ना, उसमें क्या, अगर जैसे कुछ जगहों पे इसका जो आंसर है वो इस तरह से कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के भी आप देख सकते हो कि यार D6 जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला अप्रोच कर रहा है तो बाकी के में भी पेयरिंग हो जाएगी, तो उनमें एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो ही नहीं पाएगी उसमें। ठीक है, ये वाली लाइन जो है थोड़ी कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली उसी चीज को लेके दे दी है ये वाली लाइन कि D6 कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इस लाइन को लेके ज्यादा वो मत हो, है ज्यादा टेंशन मत लो, मे बी इन्होंने इस तरह से दे दिया होगा कि यार उसकी पेयरिंग हो जा रही है तो फिर एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा अगर D6 में होगा तो। निकल, हाँ, क्योंकि क्लोरीन जो होता है निकल टेट्रा क्लोरिडो में, सॉरी टेट्रा क्लोरिडो निकल में, यहाँ पे जो क्लोरीन होता है ये वीक फील्ड लीगेंड होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। और कोई डाउट किसी को? क्या पैरामैग्नेटिक? हाँ, सारे फिल, अच्छा एनसीईआरटी पे 1 मिनट रुको। सारे फिल क्यों नहीं किए, कर तो दिए सारे फिल। अच्छा, साइनाइड में क्या? देखो मैंने आपको क्रॉस क्रॉस करके जैसे बताया ना, क्रॉस क्रॉस करके जैसे बताया ना, उस तरह से करो आप। साइनाइड में सारे, में पी में सारे फिल क्यों नहीं किए? अरे क्योंकि लीगेंड ही आपके पास में कितने हैं, 4 ही तो है साइनाइड, 4 ही तो है साइनाइड, 4 में से 4 साइनाइड में एक तो डी को दे देगा, है ना, एक एस को दे देगा, और बाकी 2 पी को दे देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट डाउट जो था वो कृष्णा का था, पेज नंबर 222 पे ये एक्सचेंज एनर्जी की बात थी, बट मे बी उन्होंने D6 को इसी तरह से लिया होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो उसके केस में पेयरिंग हो जाती है, तो वहां पे एक्सचेंज एनर्जी 0, इस तरह से देख सकते हो आप। बाकी उस लाइन को इतना कुछ खास सेंस नहीं है उसका। ठीक है, डायरेक्टली। हाँ, मैग्नीज का तो एक्सेप्शन ही है। हम्म 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 मैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैग्नीज एक्सेप्शन ही शो कर दिया है, ये सारी एक्सपेरिमेंटली डेटा हमने निकाले, उसके बाद हमने ये सोचा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रीजन होगा, लेकिन मैग्नीज उस हमारे सोचने वाली थ्योरी पे फिट नहीं बैठ रहा है बस। तो हमने मैग्नीज के लिए ये बात सोच ली है कि शायद मैग्नीज अपनी स्टेबिलिटी को, एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी को वो बॉन्डिंग बना के वो नहीं करना चाहता हो, अफेक्ट नहीं करना चाहता हो। आधी बात समझ में, इस तरह से ले सकते हो आप उसको। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मेटल उसकी मेटेलिक स्टेट में या फिर आयोनिक स्टेट में इनकम्प्लीट डी सबशेल होनी चाहिए। कौन सी? या आयोनिक। अब सिल्वर, सिल्वर प्लस आयन में देखो, सिल्वर है, सिल्वर में जिंक कैडमियम मरकरी,
सिल्वर में होते हैं ना डी, अनफिल्ड होती है ना डी, तो हाँ अनफिल्ड क्या, हाँ CU में, हाँ अच्छा AG में 4s1 3D 10। ये भाई अच्छा, यहाँ पे तो इसमें तो नहीं दे रखा है, हाँ हम्म हम्म देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि सिल्वर जो है वो सिल्वर ग्राउंड स्टेट में, सिल्वर प्लस ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। और हाँ हाँ हाँ